हेलो एवरीवन, विश्वरूप क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 9th वालों को मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा था। लास्ट क्लास में मैंने अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ था। यदि कोई भी संख्या है, मान लीजिए जैसे एक संख्या है √2 या √3 और हमें इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप लोग प्लीज़ वो क्लास देखिएगा, तभी आपको आगे का बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब संख्या रेखा पर अपरमेय संख्याओं को केवल इसी तरीके से निरूपित किया जा सकता है जो मैंने आपको बताया हुआ है पिछली क्लास में, या और भी तरीके होते हैं। तो जो और संभव तरीके होते हैं उन पर आज मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। और इसीलिए जो मेरी मेन हेडिंग है वो यही है, अपरमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। √2 और √3 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके लिए हमने लास्ट क्लास में समझाया हुआ है, जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम होती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इनको कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में चर्चा हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। आज बात करते हैं अन्य विधियों के बारे में। चलिए, आगे की विधि समझने से पहले कुछ एक कैलकुलेशन है जो मैं आपको पहले करके बताऊंगा और उसके बाद आगे की चर्चा करूंगा। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं x+1/2 और एक संख्या है x-1/2। इन ये दो संख्याएं हैं, एक संख्या है x+1/2 और एक है x-1/2। यदि हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में से x-1/2 का स्क्वायर माइनस करते हैं तो क्या होता है, तो पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर पहले हम लगाएंगे कौन सी सर्वसम लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + b² + 2ab। और यहाँ पर हम लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हम x+1 के स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो वो हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा + 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर माइनस इसको जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा a² यानी कि x² + b² यानी +1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -2ab यानी -2x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर देखेंगे दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं यानी कि हर हैं वो समान है, तो वो 4 हो जाएगा सीधे सीधे। और इसको हम सीधे सॉल्व कर लेंगे तो x² + 1 + 2x, और जब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x² माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये सारे चिन्ह पलट जाएंगे। अभी आप देखेंगे ये x² पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 2x ये प्लस का है, ये भी 2x प्लस का है, तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x। यानी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि जो x+1/2 का होल स्क्वायर होता है, यदि इसमें से हम x-1/2 का स्क्वायर माइनस कर दें तो ये x के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम पूरे को अंडर रूट में लिखते नहीं, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा x+1/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर
इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स क्या होगी? अंडर रूट एक्स एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, बशर्ते, शर्त क्या है? शर्त यह है कि x धनात्मक वास्तविक संख्या हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, ये पूरा जो कंसेप्ट है इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने कैलकुलेशन करी, एक मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, कोई भी एक संख्या ले ली, कितनी? x, और उस x के लिए मैंने ये कैलकुलेशन किया है कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो x के बराबर होगा। ये पूरा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वही यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? ये x के इक्वल होगा। तो अगर हम रूट लगा देंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट x के। अब यहाँ पे चूंकि पूरी बात होनी है x के बारे में, तो रूट x क्या है? ये एक अपरमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखिए, चूंकि हमें पढ़ना है अपरमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, तो यहाँ पर जो रूट x है वो अपरमेय संख्या होना बहुत जरूरी है। और रूट x अपरमेय संख्या कब होगा? जब x धनात्मक वास्तविक संख्या हो और पूर्ण वर्ग ना हो। अब इन दोनों बातों का मतलब हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है कि x धनात्मक वास्तविक संख्या हो। धनात्मक वास्तविक संख्या क्या होती है देखिएगा। धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि x एक वास्तविक संख्या है और धनात्मक है, और धनात्मक है। अब देखिए, अगर x को हम धनात्मक ना लेके मान लीजिए हम ऋणात्मक ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? ऋणात्मक ले लेते हैं। ठीक, सपोज x बराबर हम ले लेते हैं -3। अगर हमने x बराबर -3 ले लिया तो जो रूट x होगा वो हो जाएगा रूट -3 के बराबर, क्योंकि x को हमने क्या ले लिया? -3 ले लिया। यानी धनात्मक वास्तविक संख्या ना लेकर हमने ऋणात्मक वास्तविक संख्या ले ली। देखिए, ऋणात्मक संख्याएं भी वास्तविक होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी वास्तविक होती हैं। बस यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है धनात्मक वास्तविक संख्या। तो मान लीजिए हमने एक वास्तविक संख्या ले ली, लेकिन कैसी ले ली? ऋणात्मक। तो x इक्वल्स टू हमने ले लिया -3। अगर हम x इक्वल्स टू ले लेते हैं -3 तो रूट x हो जाएगा रूट -3, यानी रूट के अंदर जो संख्या है वो हो जाएगी -3, यानी ऋणात्मक संख्या आ जाएगी। और बेटा मैं बता दूं कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कदापि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का जब आप पूर्ण वर्ग करते हैं तो वो हमेशा धनात्मक होता है, और जब पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है तभी उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। यहाँ पर आप वर्गमूल किसका निकाल रहे हैं? -3 का, और -3 किसी भी संख्या का वर्ग हो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक ना होकर कैसी संख्याएं होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो जो हमारी पहली शर्त ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अंडर रूट x एक अपरमेय संख्या हो तो उस स्थिति में x को धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक और वास्तविक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक विपरीत स्थिति को माना कि x को हमने -3 ले लिया, यानी वास्तविक संख्या तो ली लेकिन ऋणात्मक संख्या ले ली। तो उस स्थिति में क्या निकल के आया? जो रूट x का मान है वो हो गया रूट -3, और रूट के अंदर माइनस की संख्या आना अर्थात वो संख्या कैसी हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। इस प्रकार की कोई संख्या वास्तव में संभव नहीं है। तो इसलिए पहली शर्त तो हमारी इसलिए है। अब दूसरी बात आती है कि पूर्ण वर्ग ना हो।
अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे 4 जो है पूर्ण वर्ग होता है किसका? 2 का वर्ग होता है 4, -2 का वर्ग भी 4 होता है। 9 ये भी पूर्ण वर्ग होती है, 1 ये भी पूर्ण वर्ग है, 16 ये भी पूर्ण वर्ग है, 25 ये भी पूर्ण वर्ग है। तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर लिखा है x पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि ये संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो मान लेते हैं हम पूर्ण वर्ग मान लेते हैं, x बराबर हम मान लेते हैं 25। क्या हो जाएगा? तो देखो बेटा, जब हम x बराबर 25 ले लेंगे तो रूट x कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा रूट x बराबर रूट 25। और रूट 25 का मान कितना होगा? यह तो प्लस का 5 होगा या माइनस का 5 होगा। प्लस का 5 एक परमेय संख्या होती है और माइनस का 5 भी एक परमेय संख्या होती है। तो उस स्थिति में जो रूट x होगा वो परमेय संख्या हो जाएगा, जबकि हमें कैसा चाहिए? हमें अपरमेय चाहिए। तो हमने एक कंसेप्ट को समझाने के लिए कुछ कैलकुलेशन की हैं, उनको आप लोग ज़रूर समझ लीजिएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट में लिखिएगा। हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि ये जो वैल्यू है वो रूट x के बराबर है और x कैसी है? धनात्मक वास्तविक संख्या है और पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि ऐसा होता है तो जो रूट x होगी वो अपरमेय संख्या हो जाएगी। और हम इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर ली है, अंडर रूट x + 1/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर, ये बराबर है अंडर रूट x के। अब हम इस समीकरण को समकोण त्रिभुज पर समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। इस समकोण त्रिभुज में ये नीचे एक भुजा है जिसे हम कह सकते हैं आधार। ये जो भुजा होती है, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, इसको हम कहते हैं कर्ण। और ये जो भुजा है वो हमारी हो जाएगी लंब। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया है जिसका आधार हमें पता है कितना है, x - 1/2, और इसका कर्ण कितना है, x + 1/2। तब हम इसके लंब की कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना लंबा होगा, इसकी क्या लंबाई होगी। जबकि आधार कितना है, x - 1/2 है और कर्ण कितना है, x + 1/2 है। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो जो पाइथागोरस की थ्योरम है वो कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको अगर आसान शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी वर्ग अगर जोड़ दिया जाए तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। यहाँ पर लंब कितना है वो हमने लिख ज़रूर दिया है, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमें पता नहीं है। तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा? उस स्थिति में बन जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब हमें पता नहीं तो हमें पता करना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार हमें पता है कितना है, x - 1/2। तो x - 1/2 का स्क्वायर बराबर कर्ण हमें पता है कितना है, x + 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे ये वाला जो पद है, जो टर्म है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। x + 1/2 का स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस x - 1/2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? लंब के स्क्वायर के बराबर है। और तो लंब बराबर क्या हो जाए? लंब बराबर हो जाएगा इसके पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर यहाँ से हम हटाएंगे
तो हमें दूसरे पक्ष का वर्गमूल निकालना होगा, यानी ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। और ये जो आपके सामने लिखा है इसका हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √x के बराबर, यानी लम्ब हमारा किसके बराबर आ जाएगा, √x के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यदि मेरे पास आधार कितना हो, x माइनस 1/2 हो और कर्ण कितना हो, x प्लस 1/2 हो, तो जो लंब होगा वो √x के बराबर होगा। ये मेन कंसेप्ट है। पूरी चीज़ जो है, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसको समझाने के लिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको किसी स्कूल में या किसी कोचिंग सेंटर में इसको समझाए बिना ही अगर चीज़ें बता दी गई हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको ये कंसेप्ट लाइफ में कभी समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना रहता है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझेंगे ये हमने आखिरकार किया क्या है। तो पहले हमने इसकी कैलकुलेशन की, इसको हमने इसके बराबर कैलकुलेट किया, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये देखा कि अगर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार x माइनस 1/2 है, जिसका कर्ण x प्लस 1/2 है, तो उसका लंब हो जाएगा √x के बराबर बिना किसी कैलकुलेशन के, राइट। तो अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे किस चीज़ में, अपरमेय संख्या का संख्या रेखा पर जब हम निरूपण करेंगे तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर एक फिगर बनाया हुआ है। ये फिगर किसका है, एक सेमी सर्कल का, यानी अर्धवृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, ठीक है। जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र है O और जिसका डायामीटर है AC, यानी व्यास जो है इस वृत्त का वो है AC के बराबर और केंद्र है O। अब इस थोड़ा अर्धवृत्त को हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे हमने इस अर्धवृत्त को बनाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक संख्या रेखा पर मैंने AB संख्या रेखा पर जो O है, यहाँ पे बेटा जो O है वो केंद्र है और इसको हम कहाँ लेंगे, शून्य पर लेंगे, ठीक है। तो O को हम जो है वो शून्य पर ले लेते हैं। अभी मैं संख्या रेखा बना के भी दिखाऊंगा। तो AB हमने एक रेखाखंड बनाया है संख्या रेखा पर और जिसकी जो लंबाई है वो है x के बराबर, ठीक है। संख्या रेखा पर हमने AB एक रेखाखंड खींचा है जिसकी लंबाई कितनी है, x के बराबर है, ठीक। ये संख्या रेखा नहीं है, संख्या रेखा हम अलग से बताते हैं। तो ये मान लीजिए हमने एक AB रेखाखंड खींच लिया जिसकी लंबाई हो गई x। बाद में हमने एक रेखाखंड और खींचा BC जिसकी लंबाई कितनी है, एक मात्रक, एक मात्रक। अब ये मात्रक क्या होगा बेटा, जो भी हमारा यूनिट है हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे या 1 इंच ले लेंगे, लेकिन हम जो भी मात्रक चुनेंगे सेम चुनेंगे, यानी x के लिए भी वही मात्रक चुनेंगे और वही मात्रक यहाँ पर भी चुनेंगे। अगर यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिया हुआ है तो x को भी हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच देते हैं AB जो x सेंटीमीटर का है और उसके बाद उसके आगे एक और रेखाखंड खींच देते हैं BC जो 1 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से जो हमारा AC है, AC वो बन जाएगा AB प्लस BC, AB प्लस BC, यानी कितना बन जाएगा, x प्लस 1 मात्रक, इतना बन जाएगा x प्लस 1। तो ये हमारा पूरा हो गया। डायामीटर जो है, व्यास है, वो है x प्लस 1। अब हम सब जानते हैं कि केंद्र जो होता है वो व्यास के मध्य में होता है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक O बिंदु लेंगे जो A और C के ठीक मध्य में होगा। तो O से लेकर के A की दूरी या O से लेकर के C की दूरी या O से लेकर के D की दूरी बराबर बराबर हो जाएगी। तो OA बराबर होगा OD बराबर होगा OC, और ये कितना हो जाएगा,
चूँकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है, और व्यास कितना है x+1, तो ये हो जाएगा x+1/2 मात्रक। तो इस तरह से जो हमारा OD है, OD वो बन जाएगा x+1/2 मात्रक, OD ये बन गया x+1/2, ठीक है, इतने मात्रक बन गया। अब बात करते हैं ये OB कितना होगा, OB कितना होगा, OB, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो समकोण त्रिभुज हमने बनाया है OBD, इसके लिए ये तो कर्ण होगा, कर्ण हमने निकाल लिया, कितना होगा x+1/2, ये OB आधार होगा, ये आधार कितना होगा हम इसको भी निकालते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर OB बराबर लिख दिया जाए OC माइनस BC, तो क्या गलत होगा? आप देखिए, यदि हम OC में से यहाँ तक की दूरी है OC, O से C तक की दूरी, OC में से यदि हम इतनी दूरी घटा दें BC, OC पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से BC घटा दें तो ये जो बचेगी वो OB होगी। तो OB बराबर हो जाएगा OC माइनस BC, और OC कितना है, OC क्या है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। OC कितना है x+1/2, तो x+1/2 माइनस BC, और BC कितना है बेटा, आप देखिए 1 मात्रक, BC कितना है 1 मात्रक, तो -1 कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा x-1/2, माइनस के 2 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से जो हमारा OB है, OB वो हो जाएगा x-1/2 मात्रक, ये OB। तो OB जो हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्लियर हो गया, x-1/2 मात्रक होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अभी हमने आपको समझाया था कि यदि मेरे पास एक ऐसा समकोण त्रिभुज हो जिसका आधार कितना हो x-1/2 हो, और जिसका कर्ण कितना हो x+1/2 हो, तो ये जो लंब होगा वो √x के बराबर हो जाएगा 100%, ठीक है ना। तो अब ये लंब निकलेगा कैसे, उसके लिए बेटा क्या करेंगे, हम B से लंब खींचेंगे और O को केंद्र मान करके OA त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचेंगे, तो ये दोनों जहाँ पर मिल जाएंगे वो बिंदु हमारा हो जाएगा D, हम O से D को मिला देंगे। तो इस तरह से OBD ये हमारा जो समकोण त्रिभुज होगा, इसमें हमने देखिए कैलकुलेट कर लिया है, कर्ण कितना निकल के आया x+1/2, आधार कितना निकल के आया x-1/2। यदि कर्ण और आधार ये हैं तो लंब हो जाएगा √x के बराबर, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए किया जाता है। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सवाल है, √3.8 यानी 3.8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए ये 100% एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3.8 एक धनात्मक एवं वास्तविक संख्या है, और 3.8 जो है वो पूर्ण वर्ग भी नहीं है। तो न तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है और न ही ये ऋणात्मक है। तो दोनों शर्तें मेरी पूरी हो रही हैं, तो जो √3.8 ये जो संख्या होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी, और इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहते हैं। तो क्या इस संख्या को हम उस तरीके से नहीं कर सकते हैं जो मैंने पिछली क्लास में बताया था? जैसे हमने आपको बताया था √2 या √3 इनको निरूपित करना है, तो इस तरीके से जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इस संख्या को निरूपित करना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, जबकि ये दशमलव संख्या है। तो दशमलव संख्याओं के केस में हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो हमने आपको बताया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया कि संख्या हमारी है √3.8, जबकि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो √x के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि √x की जगह हमें जो संख्या दी गई है वो √3.8 है, यानी x की वैल्यू जो हमें लेनी है वो कितनी लेनी है, वो लेनी है 3.8। ये हमें पता चल गया कि जो x की वैल्यू लेनी है वो 3.8 लेनी है। अब क्या करना है, अब हमें एक रेखाखंड खींचना है जो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए,
x सेंटीमीटर का, यानी कि 3.8 सेंटीमीटर का। तो हम A से लेकर के B तक एक रेखाखंड खींचते हैं और ये रेखाखंड कितना लंबा होगा, ये होगा 3.8 सेंटीमीटर। जनरली हम लोग जो स्केल होती है, जैसे हम लोग सामान्य भाषा में पटरी भी कहते हैं, तो उस पे जो खाने हम लोग लेते हैं, लंबाई नापते हैं, वो सेंटीमीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर हम ए भी एक रेखाखंड खींचेंगे जो x सेंटीमीटर का होगा, यानी कि 3.8 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद हम BC रेखाखंड खींचेंगे, इसी में आगे BC रेखाखंड खींचेंगे, ये कितने सेंटीमीटर का होगा, ये 1 सेंटीमीटर का होगा। वही प्रोसेस कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको समझाई कि पहले x मात्रक का रेखाखंड खींचेंगे, फिर 1 मात्रक का रेखाखंड खींचेंगे। तो इसको हम और सही से लिखे देते हैं। तो ये हम 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो AC टोटल जो होगा, A से लेके C तक की जो डिस्टेंस होगी वो AC हो जाएगी 3.8 + 1 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। 3.8 + 1 यानी 4.8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब इसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच होगा O, ये मध्य बिंदु होगा, और जो मध्य बिंदु होगा वो ठीक बीचों बीच होगा। तो O से लेकर के A तक की दूरी या O से लेकर के C तक की जो दूरी होगी वो AC का आधा हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो हमारा OA होगा या OC होगा वो हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया भी था जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो मैंने बताया है, आप देखिएगा जाके पीछे थोड़ा करके। x + 1/2 होगी, तो x कितना है, 3.8 है, तो 3.8 + 1 यानी 4.8 बाई 2 करोगे 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो O से लेके A तक की दूरी होगी वो 2.4 सेंटीमीटर होगी। अब इसी त्रिज्या का हम क्या खींच देंगे, अर्धवृत्त खींच देंगे। कितनी त्रिज्या का, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। और B पर क्या खींचेंगे, B पर हम लंब खींचेंगे। ये लंब इस अर्धवृत्त की परिधि को कहाँ काटता है, D पर काटता है। बेटा ये जो दूरी होगी BD वो √x होगी, यानी कि √3.8 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये मैं कंसेप्ट अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर x सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का लेकर के अगर हम अर्धवृत्त बनाते हैं तो ये बनता है x + 1/2 कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा, अगर हम O से D को मिला दें तो ये हमारा बन जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। और जो आधार है वो कितना बन जाएगा, x - 1/2 यानी जो OB होगा, OB O से लेके B तक की दूरी ये कितनी होगी, x - 1 यानी कि 2.8/2, तो 1.4 होगी, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उस स्थिति में ये जो लंब होता है वो √x होता है, यानी √3.8 ये हो ही जाएगा इतने सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि B से लेकर D तक की जो दूरी है वो √3.8 के बराबर है, यानी √3.8 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इस दूरी को क्या करेंगे, इस दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे। प्रकार और पेंसिल लेते हैं ना, तो प्रकार और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी हम ये भर लेंगे और फिर हम संख्या रेखा जो बनाएंगे। अब संख्या रेखा मान लीजिए हमने यहाँ बनाया है 0, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या रेखा हमारी बनी होती है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे O पर, और जो पेंसिल की नोक जहाँ पर भी जाएगी हम वहीं पर उसको रोक देंगे। सपोज यहाँ से यहाँ तक हमारी पेंसिल की नोक, यानी ये जो दूरी है वो कितनी है, √3.8 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से O तक, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए कुछ और है, तो 0 से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, √3.8। ये हम कैसे पता करेंगे, इसको हम प्रकार में भर लेंगे और प्रकार में भरने के बाद संख्या रेखा पर ऐसे हम रख देंगे दूरी को। तो जहाँ पर भी वो दूरी आएगी 0 से वहीं पर हम चिन्ह लगा देंगे और वो जो स्थान होगा वो √3.8 को प्रदर्शित करेगा। क्लियर। हालांकि आपको लग रहा हो ये दूरी बड़ी है, छोटी दिखा दी, तो वो दिखा दी, उसको हम बड़ा भी दिखा सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ओ ले लिया यानी 0 ले लिया और यहाँ पर हमने पेंसिल की नोक रखी और जहाँ तक यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, जहाँ पर भी पेंसिल की नोक रुकेगी वही हमारा हो जाएगा √3.8। तो इस पद्धति से किसी दशमलव संख्या के वर्गमूल को यानी कि अपरमेय संख्या को प्रदर्शित करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब हम इस तरह का एक सवाल और करते हैं जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए अब मेरे पास एक सवाल है, √2.84 यानी कि 2.84 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित करो। सबसे पहली बात, ये एक अपरमेय संख्या होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि 2.84 एक धनात्मक संख्या है और पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इस सवाल में क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.84। तो जब x की वैल्यू 2.84 हो जाएगी तो हम लिख लेते हैं x बराबर 2.84 सेंटीमीटर। यहाँ पे नॉर्मली हम संख्या रेखा को सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे AB। ये कितने का होगा, ये होगा x सेंटीमीटर का यानी कि 2.84 सेंटीमीटर का। हालांकि जो हमारी स्केल होती है उसके द्वारा इस लंबाई को बिल्कुल क्लियरली बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम स्केल में देखते हैं एक बड़े खाने में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। तो हम दशमलव के एक स्थान तक यानी 2.8 सेंटीमीटर तक बिल्कुल सही खींच सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो 0.04 सेंटीमीटर है उसको हम अंदाज से ही थोड़ा सा आगे बढ़ा के बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ये तो AB हो गया। AB के बाद हम फिर BC बनाते हैं, वो कितना, एक मात्रक यानी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक और रेखाखंड खींचते हैं BC, और ये कितने का है, ये है 1 सेंटीमीटर का। तो AC टोटल कितना हो जाएगा A से ले C तक, तो ये हो जाएगा 2.84 + 1 यानी 3.84 सेंटीमीटर। अब इसके ठीक बीच में मध्य बिंदु O बनाएंगे। मध्य बिंदु कहाँ बनाएंगे, A से कितनी दूरी पर बनाएंगे, तो जो OA होगा वो AC का आधा होगा यानी 3.84 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.92 सेंटीमीटर। 1.92। अब 1.92 एग्जैक्टली बनाना पॉसिबल नहीं, 1.9 तो पॉसिबल है, उससे थोड़ा सा ना के बराबर 0.92 हो जाएगा, ठीक। तो 1.92 सेंटीमीटर का हम क्या ले लेंगे, त्रिज्या ले लेंगे, और इस त्रिज्या का हम अर्धवृत्त खींच देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम B पर लंब खींच देंगे। तो ये लंब जहाँ पर काटेगा वो पॉइंट होगा D, और ये जो BD होगा हमारा ये √2.84 के बराबर हो जाएगा लगभग में। तो इस तरह से हम BD को मापेंगे, किससे, प्रकार और पेंसिल से। संख्या रेखा पर 0 पर हम रखेंगे प्रकार की नोक, जहाँ पर भी हमारी पेंसिल की नोक रुकेगी वही हो जाएगा हमारा √2.84 का स्थान लगभग में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हम लोगों ने समझे। एक तो जब पूर्ण वर्ग बन रहा हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे, और जब पूर्ण वर्ग ना हो तो फिर हम इस कंसेप्ट से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक सवाल मेरे पास है, √9.37 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एक अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंदर की जो राशि लिखी हुई है वो धनात्मक है और पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अभी जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है उसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारी संख्या होगी हमें उसमें +1 करके उसको 2 से डिवाइड करना होगा। और यदि वो 2 से पूरी, ऐसे मान लो ये दशमलव के 2 स्थानों तक है लेकिन इसका अंतिम अंक है 7, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो दशमलव के बाद 3 स्थान आ जाएंगे। और इस प्रकार की संख्या को किसी भी स्केल द्वारा मापना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए 2 अंक हैं और यहाँ पे मान लीजिए 6 होता, सपोज यहाँ पे होता 6, तो भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो दशमलव के बाद अंक आएंगे वो 2 आएंगे। और इस प्रकार की संख्या को भी स्केल द्वारा मापना संभव नहीं होता है। तो इसको हम लगभग में कर लेते हैं। लेकिन
इसके पहले हम एक संभावना और तलाशने की कोशिश करेंगे। कौन सी? देखिएगा, जैसा कि इस सवाल में है, यहाँ लिखा है अंडर रूट 9.37 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहले हमने ये देखा, क्या 9.37 को हम ऐसी दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में दर्शा सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर हमें मिला कि 9.37 को हम 5.76 और 3.61 के योग के बराबर लिख सकते हैं। और ऐसा ही क्यों? क्योंकि जो 5.76 है वो 2.4 का स्क्वायर है और जो 3.61 है वो 1.9 का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये जो 9.37 है इसको हमने दो पूर्ण वर्गों के योग के रूप में दर्शा लिया है। यदि ऐसा बन जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और नहीं बनता है तो फिर हम इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे जो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाई हुई है। फिर वहाँ आंसर हमारा जो आता है वो लगभग में आ जाता है। ठीक है, चलिएगा। लेकिन इस चीज़ को निकाल पाना, ये कोई न तो इसका कोई तरीका है, ना ही इसके लिए कोई फॉर्मूला है। ये एक रैंडम चीज़ है जो आपको अपने दिमाग पे वजन डालकर सोचनी पड़ेगी कि भाई क्या ऐसा कोई योग बन रहा है। 2 मिनट सोच लीजिएगा। यदि बन जाता है तो अच्छी बात, नहीं बनता है तो फिर हमारी विधि बनी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि 9.37 को हमने इसके बराबर लिख लिया है, और ये है 2.4 का स्क्वायर, ये है 1.9 का स्क्वायर। तो हम 9.37 को लिख सकते हैं अंडर रूट 9.37 का स्क्वायर। बेटा जो x होता है ना, x वो रूट x का स्क्वायर होता है, तो उस हिसाब से 9.37 हो जाएगा अंडर रूट 9.37 का स्क्वायर। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो बेटा, इस प्रकार का जो फॉर्मेट बनता है ना, वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो मेरे लिए फ़ायदा होता है। कैसे? देखिए, ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये चीज़ हमारे कंसेप्ट में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक आधार बनाएंगे। ठीक है, एक हम आधार बनाएंगे। मान लीजिए हमने आधार बनाया AB, और AB कितना लंबा बनाएंगे? 2.4 सेंटीमीटर। इसको हम बाकायदा स्केल से मापेंगे, 2.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड नाप कर बना देंगे। तो ये हो गया हमारा AB, जो कि होगा 2.4 सेंटीमीटर। अब हम B से लंब रेखा खींचेंगे, यानी B पर हम कितने अंश का कोण बनाएंगे? 90 अंश का, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये जो BC है, ये जो रेखाखंड है, ये कितने सेंटीमीटर का बनाएंगे? 1.9 सेंटीमीटर। इसको पहले तो हम 90 अंश का कोण बनाते हुए आगे तक रेखा खींच देंगे, फिर इस पर हम 1.9 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेंगे, चाप लगा करके ऐसे चाप लगा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, अब ये हमें पॉइंट C मिल गया। अब हम A से C को मिला देंगे। जब हम A से C को मिलाएंगे तो बेटा 100% जो A से C की दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 9.37। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? आधार, तो आधार का वर्ग प्लस ये क्या हो गया? लंब, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है? अंडर रूट 9.37। अब हम AC को नाप लेंगे, किससे? प्रकार से। ठीक है, और पेंसिल से। तो प्रकार में पेंसिल लगा करके A से लेके C तक की दूरी हम नाप लेंगे, या हम सीधे सीधे स्केल से भी नाप सकते हैं। स्केल रखेंगे और हम A से C तक की दूरी नाप लेंगे। जब हम A से C तक की दूरी नाप लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर जहाँ शून्य है वहाँ से हम लेकर के स्केल रखेंगे, और जितनी दूरी हमने नापी है AC के बराबर दूरी हम इस पर नाप देंगे, और ये जो भी हमारा पॉइंट आएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 9.37। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर अपरमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। अब इसके बाद एक विधि आती है क्रमागत उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। मेरी समझ से बाहर है अब तक, और शायद पता नहीं मेरी समझ में ये आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार की जो विधि है क्रमागत उत्तरोत्तर आवर्धन विधि, इस प्रकार की विधि का क्या कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ऐसी विधि का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है जब तक कि आपके पास इतने उन्नत उपकरण ना हो। खैर सिलेबस में है तो इसको मैं समझा देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। और इस प्रकार की विधि यदि आपके एग्ज़ाम में आती है
तो वहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है कि ऐसा ऐसा हम करेंगे तो हमें इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। वास्तव में आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि ऐसे कोई भी उपकरण आपके पास नहीं होते हैं। ठीक है, समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अब मैंने लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब बात अपरिमेय संख्याओं की नहीं हो रही है, अब बात हो रही है वास्तविक संख्याओं की, राइट। परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है, वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, और उसकी विधि क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। उत्तरोत्तर यानी उत्तर धन उत्तर। यहाँ पे देखिएगा, यदि हम उत्तरोत्तर में संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा उत्तर प्लस उत्तर, गुण संधि हो जाएगी, यानी एक के बाद एक। उत्तर माने होता है बाद में, तो एक के बाद एक, इसमें क्या करना है, आवर्धन करना है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी एक के बाद दूसरा। ठीक है, एक के बाद दूसरा, ऐसे करते जाना, आवर्धन यानी बढ़ा करके देखना है। तो वास्तव में अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इस विधि के लिए मेरे पास एक लेंस होना चाहिए। कैसा, आवर्धन लेंस, जो हमें किसी भी अक्षर को या किसी संख्या रेखा को बहुत बड़ा करके दिखा सके। एक इस प्रकार का मेरे पास लेंस होना चाहिए और उसके अलावा इतने उन्नत उपकरण होने चाहिए कि हम उस छोटी सी दूरी को भी कई खानों में विभाजित कर सकें। तो ये तो व्यवहारिकता है, और व्यवहारिकता में आपके साथ ये कभी होना नहीं है। सैद्धांतिक रूप से क्या किया जाता है, जो आपको समझना जरूरी है, जो आपको लिखना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, मान लेते हैं कि मेरे पास एक संख्या है 3.243 सेंटीमीटर। ठीक, मान लो ये संख्या है और इसको हम सेंटीमीटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मेरे पास पैमाना होता है, जो मेरे पास स्केल होती है, उसमें हम नॉर्मली सेंटीमीटर इकाई का प्रयोग करते हैं। तो हम संख्या है 3.243, इसको संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक संख्या रेखा है और संख्या रेखा में ये है हमारा शून्य, शून्य के बाद ये है हमारा 1, फिर ये है हमारा 2, फिर ये है हमारा 3, ऐसे ही ये है 4 एंड सो ऑन। ऐसे आगे भी संख्या रेखा चली जाएगी और पीछे भी चली जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास जो संख्या है वो है 3.243, और हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास स्केल होती है, देखो बेटा संख्या रेखा हमें बनानी पड़ती है, वो किससे बनाएंगे, स्केल से। तो जो स्केल होती है उसमें क्या होता है, ये जो एक बड़ा खाना होता है, ये बड़ा खाना होता है सेंटीमीटर का। किसका होता है, सेंटीमीटर का। और हर बड़ा खाना 10 छोटे छोटे खानों में बटा होता है, 10। अब कोशिश करता हूँ 10 बनाने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो गई तो छोटे छोटे हो गए खाने। तो इस तरह से 10 खाने बनाने कुल मिला करके। तो हर बड़ा खाना 10 खाना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और हमारी जो स्केल होती है उस पे सबसे छोटा खाना मिलीमीटर का होता है। यानी हम एक स्केल के द्वारा 1 मिलीमीटर से कम की दूरी को नहीं माप सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसकी क्षमता है, वहाँ पे वो क्षमता खत्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं क्या, अल्पतमांक। आगे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हमें पता है कि स्केल जो मेरे पास है, यानी जो हमने संख्या रेखा बनाई है, उसमें हर बड़ा खाना 10 छोटे खानों में बटा हुआ है। तो मान लीजिए हम 10 खाने से बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 खाने हमने इस पर बना लिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा खाना 10 खानों में बट गया। अब यहाँ पे संख्या क्या है, संख्या है 3.243। यदि ये संख्या केवल इतनी होती, 3.243
तो मेरे लिए इसको संख्या रेखा पर दर्शाना बहुत आसान था। कैसे? एक तो पक्की कि इसमें 3 क्या है, पूर्णांक है, तो 3 तो हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक है। और इससे कितना ज़्यादा, 0.2, यानी जो 10 खाने इसमें बने हैं, एक बड़े खाने में जो 10 खाने बने हैं उसमें कितने खाने लेने हैं, 2, तो उस हिसाब से एक खाना ये हो जाता, दूसरा खाना ये हो जाता, और ये हमारी हो जाती 3.2। लेकिन दिक्कत क्या है, ये 3.2 नहीं है बल्कि 3.243 है, यानी 3.2 से ज़्यादा है। अब एक बात तो हमें पता चल रही है कि बेटा ये 3.2 से ज़्यादा है और 3.3 से कम है, यानी ये है 3.2 और ये है 3.3, तो इस खाने से ये आगे है और इस खाने से पीछे है। और कितना आगे है, तो 3.2 से ये 4 खाने आगे है, यानी कि जो 3.2, अगर हम इस खाने की बात करें तो ये है हमारा 3.2 और इस खाने की बात करें तो ये है हमारा 3.3। अब 3.2 और 3.3 के बीच में भी हमें 10 खाने करने पड़ेंगे, तब हम उसके आगे के 4 खाने पता कर पाएंगे। तो हम आवर्धन लेंस के द्वारा, आवर्धन लेंस माने एक ऐसा लेंस जो हमें किसी चीज़ को, वस्तु को या दूरी को बड़ा करके दिखाए, तो हम आवर्धन लेंस इस पर लगाएंगे और इस दूरी को हम बड़ा करेंगे ताकि बड़ी दिखे, और बड़ी करके दूरी को हम 3.2, अब ये मान लीजिए हमारे पास संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर ये जो है हमारा वो है 3.2 सेंटीमीटर, या केवल 3.2 लिख लेते हैं, और ये है हमारा 3.3। अब खाना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि हम आवर्धन लेंस से बड़ा देख रहे हैं। अब हम इस 3.2 और 3.3 के बीच की दूरी को भी 10 भागों में बांट लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इस तरह से फिर से 10 खाने हमने इसमें बना लिए। अब 3.2 से ये कितने खाने आगे हैं, 4, तो 3.2 से तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये जो खाना है ये हो गया 3.24, लेकिन ये 3.24 भी नहीं है, ये तो 3.243 है। यानी अब एक बात पता चल गई कि ये जो 3.24 है, 3.243 जो है ये 3.24 से ज़्यादा है व 3.25 से कम है। देखो आप 3.243, यानी 3.24 से तो ज़्यादा है, लेकिन 3.25, यहाँ पे 5 करते हैं तो ये उससे छोटी हो जाएगी, तो ये 3.24 से ज़्यादा है और 3.25 से कम है। तो ये जो खाना है हमारा वो है 3.24 और ये जो खाना है वो है 3.25। अब इनके बीच में ये संख्या आ रही है, तो अब हमें इस खाने को भी 10 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तभी हम 3 खाने और पता कर पाएंगे। तो फिर से हम आवर्धन लेंस का प्रयोग करेंगे और आवर्धन लेंस के द्वारा इस दूरी को हम बड़ा करेंगे। जब बड़ा करेंगे तो एक स्थिति हमें फिर से क्या मिलेगी, फिर से हमें ये दिखेगा 3.24 और ये दिखेगा 3.25। अब हम 3.24 और 3.25 के बीच में फिर से 10 खाने करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 खाने हमने बना लिए। अब कौन सा खाना, तीसरा खाना, तो 1 2 3, यानी ये जो तीसरा खाना ये जो हमारी स्थिति बनेगी वो बनेगी 3.243, यानी 3.24 और 3.25 के बीच में कहाँ 3.24 से 3 खाने आगे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति व्यवहारिक रूप से आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये सैद्धांतिक रूप से आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो कितने फिगर बनेंगे इसमें, 1 2 और 3, आपको 3 फिगर बनाने पड़ेंगे और एक एक करके तीनों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। कैसे, जैसे हम लिखेंगे कि चूंकि हमारे द्वारा स्केल पर जो पैमाना मापा जाता है उसमें एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने बने होते हैं। इस प्रकार से हम 3.2 को यथार्थ रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन
3.243 3.2 से ज़्यादा है और 3.3 से कम है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो पहली स्थिति है उसमें 3.2 और 3.3 के बीच में ये संख्या हमें प्राप्त होगी। आवर्धन लेंस द्वारा 3.2 और 3.3 के बीच की दूरी को हम 10 भागों में बांटेंगे, तब हमें दूसरी स्थिति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमें 3.24 और 3.25 ये संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, जबकि 3.243 3.24 से ज़्यादा है और 3.25 से कम है। तो पुनः हम 3.24 व 3.25 की दूरी को आवर्धन लेंस द्वारा बड़ा करके 10 भागों में विभाजित करेंगे। इस प्रकार हमें 3.243 की स्थिति प्राप्त हो जाती है चित्र 3 के अनुसार। ये सारी बातें आपको लिखनी होती हैं। मेरे हिसाब से ये समझना जरूरी है आपके लिए कि ये संख्या आखिरकार होगी कहाँ। तो वो आप समझ सकते हैं, ये 3 से ज़्यादा है, फिर 3.2 यानी 3.2 से भी ज़्यादा है, फिर 3.24 से भी ज़्यादा है, यानी 3 और 4 के बीच में है अगर बड़े स्तर पे देखें। फिर और छोटे स्तर पे आए तो 3.2 और 3.3 के बीच में है, और छोटे स्तर पे आए तो 3.24 और 3.25 के बीच में है, और छोटे स्तर पे आए तो 3.243 ये हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये किसके बीच में होगी? 3.24 और 3.25 के बीच में ये संख्या में प्राप्त होगी। तो ये समझ आपको हो, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस प्रकार की विधि कोई मतलब की नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये हमने संख्या रेखा पर निरूपण करना सीख लिया है। अब हम पढ़ेंगे परमेयीकरण के बारे में और घातांकों के बारे में। तो संभवतः एक क्लास आपकी और लगेगी जिसमें आपके घातांक और परमेयीकरण जो होता है परमेय संख्याओं का, उससे संबंधित सारे कंसेप्ट सवाल सहित समाप्त हो जाएंगे। पढ़ते रहिए अच्छे से और अपनी बात, अपनी समस्या मुझ तक पहुंचाइए, मैं ज़रूर उसका समाधान करूंगा। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट कीजिएगा। कोई कमेंट ही नहीं करता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। खैर जो भी है, यदि बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं जानबूझ के तो उन्हें कमेंट करना चाहिए, अच्छा या बुरा कुछ तो कीजिए, या तो तारीफ़ कीजिए या आलोचना कीजिए, या अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए कि हमें ये समस्या हो रही है। ठीक है, तो मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। बाद बाकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर क्लास 9th और क्लास 10th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को क्रम से देखिएगा, तभी आपका जो ज्ञान है वो बेहतर होगा और तभी आपको बेहतर तरीके से हर बात समझ में आएगी। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप बना हुआ है विश्वगुरु क्लासेस के नाम से, उसमें आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए। देखिए होता क्या है, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, कमेंट आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो उदासीनता का भाव है वो नहीं आ पाता है। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है, एक उदासीनता का भाव आना शुरू हो जाता है और ये लगता है कि मैं जिन लोगों के लिए ये करने की कोशिश कर रहा हूँ उन्हें क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है या पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, तो मेरे अंदर भी रुचि कम हो जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के रुचि दिखाने से ही मेरे अंदर रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट मेरा तभी बढ़ता है और वो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।